वैसे गाइस आई होप यू आर डूइंग वेल। आई एम वीर, वेलकम टू स्टेलर आर्मी। तो कैसे हो मेरे दोस्तों, मैं आशा करता हूँ शानदार तरीके से आप लोग अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हो, अपनी सेहत, फैमिली और पायदान काफी अच्छे से रख रहे हो। बहुत प्यारी बात बोली गई यार यहाँ पर। आप लोग आज की डेट में अगर अपने टाइम को आप लोग इंपॉर्टेंस देना नहीं स्टार्ट करोगे तो जिंदगी में आप लोग कभी भी एक सही मुकाम पर नहीं पहुंच पाओगे, क्योंकि समय को बर्बाद करने वाला इंसान जो है वो हमेशा बर्बाद ही रहता है। समय एक ऐसी चीज है जो कभी भी आप लोग को वापस नहीं मिल सकती है। जिंदगी में कुछ भी चीज आप लोग की खो गई है, चाहे वो कितनी भी कीमती क्यों ना हो, आप लोग उसको खरीद सकते हैं। आगे चलकर आप लोग उसके लिए कुछ ना कुछ चीजें अरेंज कर सकते हैं, पर लेकिन एक एक सेकंड जो आप लोग की जिंदगी में से जा रहा है, एक एक मिनट, एक एक घंटा, एक एक दिन जो आप लोग की जिंदगी में से जा रहा है, ये कभी लौट कर वापस नहीं आएगा। तो इसलिए जिस इंसान ने भी जिंदगी में समय को सही इंपॉर्टेंस देना बंद कर रखा है और वो समय को बोल रहा है कि कोई नहीं, क्या है, एक ही दिन तो गया है, अभी पड़ा है और देख लेंगे, तो इस तरीके से एक एक दिन को इग्नोर कर दे रहा है, तो उसी तरीके से इंसान जो है वो हमेशा एक तरीके से एक एक दिन करके बर्बादी की ओर बढ़ता हुआ नजर आता है। तो समय को भी इतना समय नहीं दे कि वो आपको दोबारा समय दे सके, यानी कि एक तरीके से इतना भी बर्बाद न करो कि समय के पास भी समय न बचे कि वो आप लोगों को समय दे सके। तो समय का धन जो है उसको नष्ट न करें। आप लोग जिस तरीके से बोलते हैं ना कि आज का दिन है आप लोगों के पास में तो 24 घंटे हैं, तो सोचकर चलो कि 24,000 रुपए हैं आप लोगों के पास में, ये 24,000 रुपए कैसे खर्च करोगे आप लोग। तो अगर आप लोगों को 24,000 रुपए बोला जाए तो आप लोग देख देख के खर्च करेंगे, नहीं यार यहां पर कर लेते हैं, वहां पर कर लेते हैं, पर लेकिन क्या इसी तरीके से आप लोग उन 24 घंटों को यूटिलाइज करते हैं? अगर हाँ तो बहुत सही है, अगर ना तो बहुत गलत है। अगर ना वाली कैटेगरी में हो तो इस चीज को सुधारो, वरना जल्दी दिक्कत देखने को मिलेगी। तो ये चीजें हैं कुछ जिसके बारे में आप लोग याद रख सकते हैं। आज का डिस्कशन स्टार्ट करेंगे, काफी कुछ इंटरेस्टिंग आप लोगों को जानने को मिलेगा, काफी सारी फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन भी आप लोगों को देखने को मिलेगी, जिनका डायरेक्ट प्रीलिम से आप लोगों को कोरिलेशन देखने को मिलेगा। ठीक है, तो आइए आज का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहले यहाँ पर बात की जा रही है गुजरात के बारे में। तो गुजरात के अंदर यहाँ पर अभी नए चीफ मिनिस्टर आप लोगों को देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर रिसेंटली अभी कई सारे चीफ मिनिस्टर जो हैं वो रिजाइन कर रहे हैं। तो अभी आप लोगों ने देखा था कुछ दिनों पहले उत्तराखंड के अंदर आप लोगों को सिचुएशन देखने को मिली थी। ठीक है, तो विजय रूपाणी जो थे फोर्थ थे यहाँ पर। अगर बात करें इस पैटर्न में, अभी यहाँ पर उत्तराखंड के अंदर आप लोगों ने देखा त्रिवेंद्र सिंह रावत साहब जो थे उनको रिप्लेस किया गया यहाँ पर, जो तीर्थ सिंह रावत साहब थे। तो इसके चलते यहाँ पर कई सारी सिचुएशन देखने को मिल रही है। तो ये जो इस तरीके से जो यहाँ पर ये कहानी चलती है, किसी भी राज्य के अंदर चीफ मिनिस्टर का जो रिजिग्नेशन देते हैं और नया चीफ मिनिस्टर आता है, तो यहाँ पर जो नया चीफ मिनिस्टर अपॉइंटमेंट किया जाता है इस तरीके से, तो आर्टिकल 164 यहाँ पर इसके बारे में बात करता है संविधान के अंदर में। ठीक है, तो संविधान के अंदर आर्टिकल 164 जो कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया है, तो इसके चलते हमारी कंट्री में जो राज्य है उसके अंदर जो चीफ मिनिस्टर उसी के साथ में जो मिनिस्टर होने चाहिए, जो कि आगे चलकर डिसाइड करें कैसे कैसे राज्य के अंदर स्टेट में लॉ वगैरह चलना है। ठीक है, तो जिस तरीके से यहाँ पर आर्टिकल 164 है, अगर आप लोगों से कोई पूछने लगे कि इसी पैटर्न में आप लोगों को यह बताना है कि जो प्राइम मिनिस्टर का अपॉइंटमेंट किया जाता है और ये सारी चीजें देखने को मिलती हैं, तो कौन से आर्टिकल के तहत आप लोगों को ये चीजें निकल कर आती हैं। तो याद रखना इसका आर्टिकल है यहाँ पर 75। ठीक है, इंटरेस्टिंग है यहाँ पर याद रखना। एक और इंटरेस्टिंग चीज आप लोगों को यहाँ पर बता देता हूँ, जिस तरीके से गवर्नर अपॉइंट करता है चीफ मिनिस्टर और अदर मिनिस्टर को आर्टिकल 164 के अंडर आता है, इसी तरीके से जब गवर्नर अपॉइंट करता है एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट को, तो आर्टिकल 165 के अंदर आता है। यानी कि यहाँ पर एक आर्टिकल बढ़ गया, यहाँ पर ये 165 हो गया जब एडवोकेट जनरल अपॉइंटमेंट कहते हैं। इसी तरीके से यहाँ पर प्रेसिडेंट जो है वो अटॉर्नी जनरल, याद रखिएगा कंफ्यूजन मत होएगा आप लोग। ठीक है, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया तो आर्टिकल 76 के अंदर आता है। तो यहाँ पर आर्टिकल 164 का 165 और आर्टिकल 75 का 76 यहाँ पर देखने को मिलेगा। यहाँ पर अटॉर्नी जनरल स्टेट के अंदर उसी पोस्ट को यहाँ पर एडवोकेट जनरल बोलते हैं, जो कि यहाँ पर एक तरीके से हाईएस्ट, एक तरीके से नहीं, एक ऐसी ऑथोरिटी होती है जो कि गवर्नमेंट को एडवाइस करती है। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के बारे में आप लोगों को मैं पहले भी कई बार बता चुका हूं। ठीक है, तो इसके बारे में बताएगा प्रेजेंट अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कौन है। तो बेसिक इंफॉर्मेशन है, कई बार कई सारे आर्टिकल न्यूज में रहते हैं तो क्वेश्चन बन जाता है। ओके, एक काफी इंपॉर्टेंट जो न्यूज है यहाँ पर ये दे रखी है 9/11 अटैक के बारे में। तो 9/11 अटैक के बारे में बेसिक इंफॉर्मेशन आप लोगों को पता होनी चाहिए, आखिर क्या क्या चीजें हैं। अभी यहाँ पर 9/11 के अटैक के बारे में अगर बात की जाए तो सितंबर का महीना चल रहा है। ठीक है, तो सितंबर के महीने के चलते चलते यहाँ पर ये कुछ ऐसी हरकतें आप लोगों को देखने को मिली थी 2001 में। तो हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पर 2021 में। तो 2001 में 9/11 अटैक हुआ था यहाँ पर, जब यूएसए के अंदर बिल्डिंग को यहाँ पर इस तरीके से जहाज के थ्रू रौंद दिया गया था और लगभग 3,000 के करीब लोगों की यहाँ पर जान चली गई थी। तो उस टाइम पर यूएसए के द्वारा डिसाइड किया गया था कि यहाँ पर बेसिकली मारा जाएगा इसके मास्टरमाइंड को, जो कि था ओसामा बिन लादेन। तो ओसामा बिन लादेन का पीछा करते करते ये अफगानिस्तान में पहुंचे थे। जब 2001 में इनके द्वारा अफगानिस्तान में एंट्री की गई तो उस टाइम पर अफगानिस्तान के अंदर तालिबान रूल किया करता था। तालिबान से इनके द्वारा बोला गया यूएसए से कि यार ये इंसान हमको दे दो, तो तालिबान ने उनको ऐसे इग्नोर कर दिया जैसे सड़क पर चलता हुआ कोई रिक्शे वाला यहाँ पर रिक्शे वाले को कोई प्राइम मिनिस्टर बोले कि यार मुझे वहां पर जाना है, और रिक्शे वाला बोलते चल मेरे पास टाइम नहीं है, अभी बाद में मिलना।
तो समझते हैं कि एक तरीके से प्राइम मिनिस्टर को कैसा लगेगा, एक रिक्शे वाला होकर मतलब मेरे साथ में ऐसे बातें कर रहा है। तो वो वाली कंडीशन आप लोग देखते हैं। तो वही बातें यहां पर हुई एक तरीके से, जब यहां पर ये बातें बोली गई ओसामा बिन लादेन को न्याय देने के लिए और एक तरीके से सपोर्ट न करने के लिए, तो यूएसए को लगा यार इनकी कहानी जो है थोड़ी ठिकाने लगानी पड़ेगी। तो यूएसए ने अफगानिस्तान के अंदर एंट्री करी। तो अफगानिस्तान से हालांकि ओसामा बिन लादेन था वो वहां पर निकलकर पाकिस्तान पहुंच गया, फिर पाकिस्तान में घुसकर ओसामा बिन लादेन को मारा गया। वो एक अलग कहानी थी, पर लेकिन अफगानिस्तान में ही यहाँ पर रुक गई बहुत सारी फोर्सेस और यहाँ पर इनके द्वारा बोला गया डेमोक्रेसी लाई जाएगी। तो जो तालिबान का रूल हुआ करता था उसको यहाँ पर इनके द्वारा हटाया गया और एक डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट यहाँ पर इनके द्वारा स्टेब्लिश की गई। वो कहानी चली पूरी 20 साल। अभी आप लोगों को पता है 20 साल के बाद में फिर से तालिबान के द्वारा अपना रूल यहाँ पर हड़प लिया गया यहाँ पर। तो वो एक अलग कहानी है, पर लेकिन इसी को याद किया जाता है, यहाँ पर याद किया जा रहा है 20 साल पूरे हो चुके थे, उसी के चलते यहाँ पर ये ऑल ओवर वर्ल्ड में इसको रिकॉग्नाइज किया गया टेररिस्ट अटैक को। और यहाँ पर अलग अलग कंट्री के द्वारा यहाँ पर एक तरीके से इसके सपोर्ट में यहाँ पर उन्हीं की एक स्टेटमेंट भी दी गई। टेररिज्म जो है वो एक तरीके से बिल्कुल ऐसी ही थ्रेट है जो आज के डेट में आप लोग क्लाइमेट चेंज या फिर दूसरी कोई थ्रेट देखने को मिलती है, तो इसके ऊपर काम करने की बात की जा रही है। ठीक है, इंपॉर्टेंट एक और न्यूज यहां पर आप लोगों को देखने को मिलेगी। बोला यह गया कि अभी जो सितंबर है, सितंबर का जो महीना चल रहा है 77 साल में अब तक का सबसे ज्यादा बारिश पड़ने वाला महीना बन गया है। इसके द्वारा बोला गया, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के द्वारा बोला गया। ये देख सकते हैं यहाँ पर दिल्ली के अंदर ये बेसिकली एक पिक्चर दे रखी है जिसमें लोगों के घर में पानी एक तरीके से जा घुसा है। और यहाँ पर घरों में तो आप लोग देख रहे हैं, चलिए कोई नीचा घर होगा, आप लोग पूरा एयरपोर्ट देख सकते हैं। यहाँ पर जो इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है वो पूरा का पूरा यहाँ पर डूब चुका है। इसके चलते 3 फ्लाइट कैंसिल की गई, 5 जो है वो डाइवर्ट कर दी गई जयपुर और अहमदाबाद को। बोला कि दिल्ली में मत आना, दिल्ली जो है जलमग्न चल रही है। और आप लोगों ने देखा भी होगा कितनी ह्यूज बारिश यहाँ पर देखने को मिली। तो इसके चलते ये काफी अच्छा लगता है जब बारिश होती है, पर लेकिन इतनी ही प्रॉब्लम भी क्रिएट हो जाती है, खासकर उन लोगों के लिए जिनका जो ठिकाना जो है वो स्थायी नहीं है, यानी कि जैसे कि झुग्गी झोपड़ी वाले लोग आप लोग देखिए, उनके बारे में सोचिए तो बहुत सारी दिक्कत भी पैरेलल में क्रिएट हो जाती है। तो इसी के चलते यहाँ पर ये सारी बातें कौन बताता है, तो ये बताता है इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, जिसको आप लोग आईएमडी बोलते हैं। इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट पूछे किस मिनिस्ट्री के अंडर में आता है, तो याद रखना ये मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के अंडर में आता है। इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर ये पूछा जा सकता है कि नाम तो है इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, ये हमारी ही कंट्री के लिए ओनली यहाँ पर ये भविष्यवाणी यानी कि आकाशवाणी करता है, एक तरीके से बोल सकते हैं आप लोग यहाँ पर एक फोरकास्ट करता है कि ऐसा वेदर रहने वाला है, यहाँ पर साइक्लोन आने वाला है, यहाँ पर अर्थक्वेक आने वाला है। वेदर की फोरकास्ट इसके द्वारा की जाती है ओनली इंडिया के लिए। अगर स्टेटमेंट में ओनली लिख दे तो समझ लेना आप लोगों का बेवकूफ बनाने की कोशिश की जा रही है। यहाँ पर ये आसपास वाले रीजन के लिए भी, इंडिया और जो अंटार्कटिका वाले रीजन के तक का आप लोग यहाँ पर ये चीजें कवर करते हुए नजर आएंगे, जैसे कि बे ऑफ बंगाल हो गया, अरेबियन सी हो गया और पर्शियन गल्फ हो गया, यहाँ तक का ये अपना बेसिकली फोरकास्ट करते हुए नजर आते हैं। तो नॉट ओनली फॉर इंडिया, तो इंडियन ओशन में काफी लार्ज स्केल पर यहाँ पर रोल प्ले करते हैं। आखिर ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ऑल ओवर वर्ल्ड में एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसको बोलते हैं यहाँ पर डब्ल्यूएमओ के यहाँ पर सॉरी डब्ल्यूएमओ इसको बोलते हैं वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट। जैसे हमारी कंट्री में आईएमडी है, ऐसे ही इंटरनेशनल लेवल पर आप लोग को डब्ल्यूएमओ देखने को मिलेगी। तो डब्ल्यूएमओ के टोटल मिलाकर 6 रीजनल ऑफिस हैं। तो उन 6 रीजनल ऑफिस में एक रीजनल ऑफिस जो है वो है हमारी कंट्री का आईएमडी। तो इसलिए यहाँ पर ये इंटरनेशनल लेवल पर यहाँ पर अनाउंसमेंट करता हुआ नजर आता है वेदर फोरकास्टिंग का। तो कंफ्यूज मत होना, अगर स्टेटमेंट में कुछ ऐसा करके दे दे फिर आप लोग बोलते हो यार क्या हो गया, ये तो कुछ नहीं हुआ है। इस तरीके से याद रखना, काफी पुराना ऑफिस है, 1875 में यहां पर ये बनाया गया था। तो मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ एंड साइंस के अंडर में आता है। ठीक है, बेसिक इंफॉर्मेशन। आगे चलते हैं। नेक्स्ट इंपोर्टेंट जो न्यूज यहां पर निकल कर आ रही है, अभी कई सारे जो हाई कोर्ट के अंदर क्रिमिनल केसेस देखने को मिल रहे हैं। तो इलाहाबाद हाई कोर्ट के बारे में बात की जा रही है। तो बोला जा रहा है कि 1.83 जो क्रिमिनल 3 लाख जो केस की पेंडिंग अभी पड़ी हुई है यहां पर बेसिकली उत्तर प्रदेश के अंदर। तो सुप्रीम कोर्ट ने यहां पर इसके बारे में कंसर्न दिखाया कि आखिर ये चल क्या रहा है। तो देखिए होता क्या आज के डेट में हमारी कंट्री में कई सारी ऐसी दिक्कतें देखने को मिलेगी जिसके चलते केस जो है वो बढ़ते चले जाते हैं। सबसे बड़ी बात तो यहां पर आप लोगों को देखने को मिलेगा कई सारे जो केस है उसमें चार्जशीट फाइल नहीं की जाती है। एक तरीके से लॉ एंड ऑर्डर की जो मेकिंग एजेंसी है, यानी कि जो पुलिस है वही लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने का काम करती है, वही इन्वेस्टिगेशन करने का काम करती है। तो बहुत सारी दिक्कतें ऐसी देखने को मिलेगी। जुडिशरी के अंदर बहुत सारी प्रॉब्लम आप लोगों को देखने को मिलेगी। टेक्नोलॉजी का प्रॉपर यूटिलाइजेशन न किया जाना, इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट न होना। अगर मोटे मोटे तौर पर आप लोगों को बोला जाए तो जुडिशरी के अंदर बहुत सारे पेंडिंग जो केस पड़े हुए हैं। एक तरीके से बोला जाता है कि जुडिशरी बॉम्ब पर बैठी हुई है पेंडेंसी के केस के मामले में। इंडियन जुडिशरी बजट प्रॉपर वे में नहीं मिल पाता है। ये तो खुद यहां पर 15 फाइनेंस कमीशन के द्वारा बोला गया कि एक प्रॉपर बजट मिलना चाहिए। और इंडियन जस्टिस जो रिपोर्ट है 2020 याद रखिएगा, यहां पर इसके अंदर ये बातें बोली गई। तो 15 फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन कौन है ये आप लोगों को बताना है, जिनके द्वारा काफी सारी रिकमेंडेशन देगी। और याद रखिएगा जब संविधान के अंदर आप लोग जाएंगे तो आर्टिकल 280 आप लोगों को फाइनेंस कमीशन के बारे में देखने को मिलेगा। यानी कि फाइनेंस कमीशन जो है वो एक संवैधानिक यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। तो ये छोटी छोटी मगर मोटी बातें होती हैं, एग्जाम में पूछ ली जाती हैं। ठीक है,
अभी यहां पर नेक्स्ट बात की जा रही है हिस्टोरिकल इनइक्वालिटी देखने को मिलेगी वुमेन जो जज है। अभी यहां पर आप लोगों को पता होगा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के द्वारा एक स्पीच दी गई, बोला गया आजादी की 75वीं सालगिरह हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं, पर फिर भी हमारी कंट्री में इवन सुप्रीम कोर्ट के अंदर में ओनली 4 जज आप लोगों को देखने को मिलेगी वुमेन, जबकि टोटल मिलाकर स्ट्रेंथ कितनी है 34 है। तो 34 में से ओनली आप लोगों को देखा जाए स्ट्रेंथ में से 4 जज हैं। हालांकि अभी एक वैकेंट पड़ी हुई है, खाली है, पर लेकिन इसमें से 4 जज हैं ओनली वुमेन। तो यहां पर ओनली 11% के करीब बोला जा रहा है कि ओनली महिलाएं आज के डेट में कहां पर, यह है हमारे हाईएस्ट कोर्ट के अंदर में। तो इनइक्वालिटी देखने को मिलेगी लोअर कोर्ट पर तो और भी ज्यादा है। इसी के साथ में जो स्ट्रेंथ है यहां पर अभी बहुत सारी वैकेंसी खाली पड़ी हुई है यहां पर अगर बात करें। इसी के साथ में सबऑर्डिनेट जो कोर्ट है उसमें भी काफी ज्यादा स्ट्रेंथ खाली पड़ी देखने को मिलेगी। टेक्नोलॉजी का ढंग से यूटिलाइजेशन नहीं किया जाता है, कई तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर ढांचागत विकास नहीं आप लोगों को देखने को मिलेगा। इसी के साथ में केस पर तारीख जो चलती रहती है वो सारी दिक्कतें, सनी देओल की मूवी देखिए दामिनी, उसमें बोलता है तारीख पर तारीख, ठीक है। तो लोगों को कई बार न्याय नहीं मिल पाता है, तो कई एक तरीके ढांचागत एक ढांचा न होने की वजह से कई बार इसका गलत इस्तेमाल भी किया जाता है, कई सारी दिक्कतें देखने को मिलती है। तो बेसिक इंफॉर्मेशन है, कोई कंफ्यूजन मत रखिएगा, ठीक है। तो इसके बारे में बात किया गया। आइए अब आगे चलेंगे नेक्स्ट आर्टिकल की ओर। ये जो आर्टिकल आप लोगों के सामने निकल कर आ रहा है ये है यूएपीए के बारे में। इसको बोलते हैं अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट। अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट हमारी कंट्री में कई बार काफी ज्यादा न्यूज में रहा है। इसका मतलब ये होता है कि कोई भी अगर अनलॉफुल एक्टिविटी हो रही है, यानी कि एक तरीके से इंटरनल सिक्योरिटी को हर्ट करने की कोशिश की जा रही है, देश की संप्रभुता को यहां पर हर्ट करने की कोशिश की जा रही है, तो ये एक्ट यहां पर पावर देता है कि आप लोग इसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो उसी के बारे में यहां पर बात की जा रही है। तो इसके बारे में पहले समझ लेते हैं बेसिक इंफॉर्मेशन क्या क्या है, ताकि आप लोग चीजों को अंडरस्टैंड कर सकें। यूएपीए हमारी कंट्री में पास किया गया था 1967 में। ये जो एक्ट लाया गया था ये बेसिकली अनलॉफुल एक्टिविटी को रोकने का काम करता है। अनलॉफुल एक्टिविटी में क्या क्या चीजें बोली गई, यहां पर कोई इंडिविजुअल या फिर एसोसिएशन आज की डेट में अगर देश के अंदर इंटीग्रिटी, जो यहां पर एक तरीके से इंटीग्रिटी को हर्ट करने की कोशिश करते हैं, इसी के साथ में सोवरेनिटी को हर्ट करने की कोशिश करते हैं। इंटीग्रिटी मतलब एकता हमारी कंट्री में, सोवरेनिटी मतलब संप्रभुता, यानी कि देश के अंदर अगर कोई इस तरीके की हरकतें करने की कोशिश करता है जिससे ये दोनों हर्ट हमारे देश में, तो ये एक्ट यहां पर पावर देता है गवर्नमेंट को कि ऐसे इंसान को निकाल कर बाहर फेंको, उस इंसान को बेसिकली बुरी तरह से उसको एक तरीके से कटघरे के अंदर रखना चाहिए। तो डेथ पेनल्टी यहां पर आप लोगों को देखने को मिल सकती है, या लाइफ इंप्रिजनमेंट यहां पर हाईएस्ट जो आप लोगों को ये यहां पर बेसिकली उसको सजा मिल सकती है। तो इसके चलते दोनों को ही यहां पर लपेटे में ले लिया गया है। एक तो इंडियन हो चाहे कोई फॉरेनर हो, कोई भी इंसान क्यों ना हो, अगर हमारे देश के खिलाफ कुछ ऐसी हरकतें करेगा तो 180 दिन के अंदर अंदर, यानी कि टोटल मिलाकर 6 महीने के अंदर अंदर उस इंसान के खिलाफ चार्जशीट जो है जो फाइल की जाएगी, या फिर अरेस्ट करने के बाद में अगर कोर्ट जो है वो जैसे उसको एक्सटेंशन देता है उसके हिसाब से यहां पर चीजें होगी। पर लेकिन इस केस को जल्दी से जल्दी निपटाया जाएगा ताकि सिचुएशन जो है उसको नॉर्मल बनाया जा सके। तो काफी इंपॉर्टेंट मुद्दा आप लोगों को यहां पर ये देखने को मिल जाता है। तो बेसिक इंफॉर्मेशन है। बाकी अगर आगे बात करें, अभी अगस्त के महीने में 2019 में इसके अंदर चेंज किया गया था। तो अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट जो बिल लाया गया 2019 में, तो उसमें काफी इंपॉर्टेंट चेंज किया गया। इंडिविजुअल टेररिस्ट मान लिया गया उसको, यानी कि नॉर्मली क्या होता था यहां पर, जब अनलॉफुल एक्टिविटी के तहत किसी पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन को टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन करार देते थे, तो मान लीजिए कोई टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है एबीसी, ठीक है। अब यहां पर इसका नाम टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन की कैटेगरी में डाल दिया गया। अब इस एबीसी ने अपना नाम चेंज कर लिया बीसीए, तो बीसीएस के द्वारा नाम चेंज कर लिया गया। अब ये टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, क्यों? क्योंकि एबीसी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन की कैटेगरी में आता है। पर लेकिन जब इंडिविजुअल को टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन की कैटेगरी में डालेंगे तो एक आधार कार्ड नाम का एक डॉक्यूमेंट होता है जिसमें नाम चेंज नहीं कर सकते आप लोगों की, मार्कशीट वगैरह सारी चीजें होती है जिनमें आप लोग नाम चेंज नहीं कर सकते, वो तभी कर सकते हैं अगर गलत है। पर लेकिन अगर एक बार टेररिस्ट की कैटेगरी में डाल दिया गया इंडिविजुअल को तो फिक्स हो गया, अब पर्सन को पकड़ा जा सकता है यहां पर आराम से, और उसके ऊपर कई सारे आरोप लगाए जा सकते हैं। तो इसका विरोध इसलिए हुआ क्योंकि यह बोला गया कि इसके चलते गवर्नमेंट जो है इसको गलत तरीके से मिसयूज कर सकती है, अलग अलग लोगों को यहां पर सप्रेस किए जा सकते हैं। मान लीजिए कोई पर्टिकुलर जो यहां पर जर्नलिस्ट है वो गवर्नमेंट के खिलाफ कुछ लिख रहा है, उसकी वजह से दिक्कत हो रही है, तो यहां पर गवर्नमेंट उसके ऊपर यहां पर ये ऐसे केस लगा सकती है, सप्रेस कर सकते हैं यहां पर फ्रीडम ऑफ स्पीच को। इसके चलते कई बार क्रिटिसिज्म इसका किया गया। तो फ्रीडम ऑफ स्पीच के बारे में अगर बात करिएगा आप लोग याद रखिएगा, आर्टिकल 19 के तहत आता है हमारे संविधान के अंदर में। जब पार्ट 3 के अंदर आप लोग जाओगे, ये छोटी छोटी चीजें हैं, इतनी बार आप लोगों को रिपीट करा देता हूं, कोई कंफ्यूजन आप लोगों के अंदर नहीं होना चाहिए इन चीजों को लेकर, ठीक है। एक्ट जो है वो इंपावर करता है यहां पर डायरेक्टर जनरल ऑफ यहां पर एक तरीके डायरेक्टर जनरल ऑफ इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की, एनआईए की, तो कि ग्रांट किया जा सके यहां पर किस तरीके से यहां पर उसकी प्रॉपर्टी अटैच करनी है, यानी कि अगर कोई इंसान ऐसा है उसकी सारी प्रॉपर्टी अटैच की जा सकती है। और यहां पर जो ऑफिसर है ये काफी इंपॉर्टेंट है, यहां पर जो इंपावर किया गया एनआईए के साथ में, तो यहां से आप लोगों के लिए क्वेश्चन बन सकता है। बेसिकली इंपावर किया गया एक्ट के द्वारा जो ऑफिसर है एनआईए के अंदर, जो रैंक होनी चाहिए वो इंस्पेक्टर से अबव रैंक की होनी चाहिए, यानी कि इंस्पेक्टर को ये बेसिकली यहां पर ये उपाधि नहीं दी गई है, यहां पर डीएसपी होना चाहिए। तो ठीक है, आप लोगों को देखने को मिला
डिप्टी सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस, इसी के साथ में एएसपी होना चाहिए यानी कि असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस। तो ये यहां पर इस केस को देखेंगे, इससे नीचे का इंसान केस को नहीं देखेगा। तो यानी कि एक तरीके से काफी गंभीर कैटेगरी में आ जाता है देश की इंटीग्रिटी और सोवरेनिटी को हट करने का मुद्दा, तो इसलिए इसके ऊपर उसी तरीके से स्टेप उठाने की बात की जा रही है। तो बेसिक इंफॉर्मेशन है, लॉ एंड ऑर्डर के साथ भी आप लोगों से क्वेश्चन की कैटेगरी पूछी जा सकती है, ठीक है। तो इसके बारे में याद रखिएगा। कई बार यहां पर यह भी बोला गया कि ये पावर दे रही है, ज्यादातर फेडरल सिस्टम का उल्लंघन है यहां पर संघवाद का ढांचा, क्योंकि स्टेट के अंदर भी जाकर यहां पर ये अपना काम कर सकते हैं। तो इसके चलते कई सारी दिक्कतें भी देखने को मिल सकती हैं। तो बेसिक इंफॉर्मेशन अगर पूछ ले तो कंफ्यूज मत होइएगा, ऐसी ऐसी कई सारी चीजें आप लोगों से पूछ ली जाती है। आगे चलते हैं, बात की जा रही है आसाम के बारे में। आसाम के अंदर भी एक्सटेंड किया गया APAF SPA, इसको बोलते हैं आर्म फोर्स स्पेशल पावर एक्ट। तो आर्म फोर्स स्पेशल पावर एक्ट आप लोग नाम से समझ सकते हैं, जो आर्म फोर्स है यानी कि हमारी जो मिलिट्री है उसको स्पेशल पावर दे दी जाती है डिस्टर्ब एरिया अगर कोई देखने को मिलता है तो इसके अंदर बात की जा रही है। तो इसके अंदर एक्सटेंशन कर दिया गया है। तो ये क्वेश्चन आप लोगों से शायद कोई पूछ सकता है या नहीं पूछे, लेकिन जो बताने जा रहा हूं वो जरूर क्वेश्चन आप लोगों से बन सकते हैं। आर्म फोर्स स्पेशल पावर एक्ट हमारी कंट्री में पार्लियामेंट के द्वारा बेसिकली ग्रांट की गई थी पावर इंडियन आर्म फोर्स को, कि हमारी कंट्री में कहीं पर भी अगर डिस्टर्ब एरिया देखने को मिलता है, डिस्टर्ब एरिया मतलब जहां पर कोई भी दंगे फसाद देखने को मिल सकते हैं, देश की सिक्योरिटी को हट करने की कोशिश की जा सकती है, तो स्पेशल पावर दे दी जाती है आर्म फोर्स को, ताकि वो वहां पर अगर उनको लगे कि गोली चलानी है तो गोली चला सकते हैं, अगर उनको लगे जो भी सिचुएशन कंट्रोल करने के लिए डिस्टर्ब एरिया को वो स्टेप उठा सकते हैं, तो उनको पावर दे दी जाती है कि आप लोग डिसाइड कीजिए अपने आप। तो ये कहां से निकल कर आया कि हमारी कंट्री में ऑलरेडी था? नहीं, ये ऑलरेडी नहीं था, ये अमेंडमेंट करके हमारी कंट्री में लॉ लाए गए अलग अलग एरिया के लिए। तो आर्म फोर्स स्पेशल पावर एक्ट एक कंट्रोवर्शियल लॉ बोला जाता है। क्यों? क्योंकि जब क्विट इंडिया मूवमेंट हमारे देश में चल रहा था 1942 में, महात्मा गांधी जी के द्वारा जब इसको लॉन्च किया गया 8 अगस्त को, इसको याद रखिएगा, इसीलिए इसका नाम अगस्त क्रांति भी है, ठीक है। जो रिवीजन वाली वीडियो आएगी उसमें भी आप लोगों को कई सारी चीजें ऐसी देखने को मिल रही हैं। तो यहां पर इस तरीके के क्वेश्चन भी आप लोगों से पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। तो यहां पर कहने के लिए तो ये अलग तरीके से न्यूज में रहता है, क्योंकि क्विट इंडिया मूवमेंट को यहां पर अभी हम लोगों ने यहां पर बेसिकली याद भी किया था। जब अगस्त का महीना गया, आप लोगों को याद होगा, मैंने नैनो मैगजीन के अंदर पढ़ाया था, तो उसके अंदर भी हम लोगों ने चीजें डिस्कस की थी, ठीक है। तो बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन पूछी जा सकती है। तो महात्मा गांधी जी के द्वारा क्विट इंडिया मूवमेंट कहां से लॉन्च किया गया था, ये भी मैंने आप लोगों को बताया था। चलिए रिवीजन कर लीजिए, बताइए कमेंट बॉक्स में। यहां पर इसके तहत यहां पर क्या किया गया था, क्विट इंडिया मूवमेंट जैसे ही लॉन्च किया गया तो महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू और भी कई सारे जो लीडर थे उनको बिहाइंड द बार डाल दिया गया, ये बोलकर कि ये एरिया में डिस्टर्बेंस फैला रहे हैं। तो यहां पर इसको यूज किया गया, यानी कि उस टाइम पर जो यहां पर वॉइसराय हुआ करते थे, आप लोगों को याद होगा 1857 की क्रांति से पहले हमारी कंट्री में बेसिकली था क्या, वॉइसराय नहीं बोला जाता था, यहां पर इनको गवर्नर जनरल बोला जाता था। पर लेकिन फिर डेजिग्नेशन चेंज कर दिया गया, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी उसका आधिपत्य जो था वो खत्म कर दिया गया, और डायरेक्ट जो ब्रिटेन क्राउन है, ब्रिटेन पार्लियामेंट के अंदर में यहां पर ये वॉइसराय आने लगे। तो उसके चलते तो यहां पर जो लिंगलित गो यहां पर ये वॉइसराय हुआ करते थे उस टाइम पर, इनके द्वारा आर्म फोर्स स्पेशल पावर ऑर्डिनेंस लाया गया, एक अध्यादेश जारी किया गया 1942 में, और पावर दे दी गई यहां पर आर्म फोर्स को कि लाइसेंस टू किल, यानी कि अगर कोई ऐसी हरकतें करता है तो उसको आप लोग किल कर सकते हैं। तो ऐसी हरकतें यहां पर बेसिकली देखने को मिली। तो इसके चलते आप लोग इसके बारे में याद रखिएगा। और ये मैंने क्या कर रखा है, 1 मिनट रुक जाइए ये थोड़ा सा नीचे पहुंच गया, 1 सेकेंड, 1 मिनट। अब 1 सेकेंड, 26 कर देते हैं इसको, फिर वही जा रहा है, एक कम करते हैं 25। अब सही है, ठीक है। तो यहां पर अब आप लोग इसको देख पा रहे हैं, 1 मिनट पेन और ले लूं मैं, ठीक है। तो अब यहां पे अब देखें, यहां पर तो यहां पर इनके द्वारा क्या किया गया, इस तरीके से यहां पर लाइसेंस दे दिया गया एक तरीके से किल करने का, कि हाँ आप लोग किसी को भी अगर कोई ऐसी हरकतें करता पाया जाता है तो इसके हाथ में ये लाइसेंस पकड़ा दिया गया। अभी इसी तरीके के पैटर्न पर जब देखने को मिला, देश के बाद भी ऐसी कंडीशन देखने को मिल रही है। तो कई सारे एरिया में ऐसी चीजों को रोकने के लिए हमारी कंट्री में बेसिकली बंगाल, आसाम, ईस्ट बंगाल, यहां पर इसी के साथ में जो यूनाइटेड प्रोविंस है वहां पर कई सारी चीजें ऐसी देखने को मिली जहां पर कि कैसे न कैसे चल के हम लोग को चीजों को कंट्रोल करना है। तो इसी के चलते इंडियन गवर्नमेंट ने टाइम पर यहां पर ऐसे एक्ट बनाए। तो आर्म फोर्स स्पेशल पावर एक्ट आप लोगों को देखने को मिलेगा, जो आसाम और मणिपुर के लिए लाया गया 1958 में। इसी के साथ में आर्म फोर्स स्पेशल पावर एक्ट पंजाब और चंडीगढ़ के लिए लाया गया 1983 में। आर्म फोर्स स्पेशल पावर एक्ट जम्मू एंड कश्मीर के लिए 1990 में। तो कई सारे ऐसे एक्ट जो हैं वो सामने निकाल कर लेकर आए गए। पर लेकिन बेसिक जो है यहां पर वो है आर्म फोर्स स्पेशल पावर एक्ट, इसका नाम है बेसिकली, अलग अलग अगर नाम हटा दें, आर्म फोर्स स्पेशल पावर एक्ट बोलते हैं इसको 1958 का, जहां से पावर दे दी गई स्टार्टिंग में सबसे पहले कि यहां पर डिस्टर्ब एरिया में वो यहां पर सिक्योरिटी एजेंसी जो है उनको पावर दे दी गई कि आप लोग चीजों को कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। तो ये बेसिक इंफॉर्मेशन निकल कर आई यहां पर, तो कोई कंफ्यूजन आप लोग को नहीं रखना है, ओके।
एक यहां पर बात की जा रही है बेसिकली सीपीआईएम के बारे में, जिसको बेसिकली सीपीआई के बारे में इसको बोलते हैं कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। इनके जो पर्टिकुलर एक लीडर हैं उनके द्वारा एक किताब लिखी गई। किताब क्या लिखी गई, बेसिकली इनके द्वारा जो भी स्पीच दी गई है उसको ये एक तरीके से इकट्ठा कर दिया गया है, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए कोई लीडर है, अगर वो स्पीच दे रहा है, आप लोग उसकी इकट्ठा करके उसको एक किताब बना दे, तो राजीव जो सुमन है उनके द्वारा यहां पर ये एडिट की गई है। इनकी जो स्पीच पार्लियामेंट के द्वारा दी गई है पिछले 12 सालों में, इनको इकट्ठा करके एक जगह लाया गया है, तो इसका नाम रखा गया है डी राजा इन पार्लियामेंट, ठीक है। तो डी राजा इन पार्लियामेंट इसका किताब दिया गया है। स्पीच का कॉम्बिनेशन है, यहां पर जो भी इंटरव्यूज दिए गए उसका कॉम्बिनेशन है यहां पर। तो एक किताब है, यहां पर हल्का सा आइडिया रख सकते हैं, ये भी यहां पर न्यूज में थी, पता होना चाहिए थोड़ा सा, ठीक है। आगे चलते हैं इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन के बारे में। तो यहां पर बात की जा रही है अफगानिस्तान के बारे में। तो अभी आप लोगों को पता है, हम लोगों ने डिस्कस भी किया था 2+2 डायलॉग के बारे में। तो सबसे पहले तो 2+2 डायलॉग जो होता है वो इस लेवल पर आकर हाईएस्ट लेवल की कैटेगरी का डायलॉग माना जाता है, जिसमें डिफेंस मिनिस्टर और फॉरेन जो मिनिस्टर होते हैं, यानी कि एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर होते हैं, वो हमारी कंट्री के दोनों, इसी के साथ में दोनों यहां पर ऑस्ट्रेलिया के, हमारी कंट्री के दोनों राजनाथ सिंह साहब और आप लोगों को देखने को मिलेंगे यहां पर बेसिकली हमारी कंट्री के एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर, ठीक है। तो दोनों यहां पर एस जयशंकर, राजनाथ सिंह साहब, इसी तरीके से ऑस्ट्रेलिया के आप लोगों को देखने को मिल रहे हैं। तो चारों इंसान 2+2 की कैटेगरी में आ जाते हैं। तो ये मिलकर बात करते हैं कि कैसे सिचुएशन को सुधारना है, अपनी कंट्री के अंदर भी क्या क्या चीजें लेकर चलनी है। और आप लोगों को याद होगा मालाबार एक्सरसाइज में, अब यहां पर क्वाड कंट्री के बीच में मालाबार एक्सरसाइज देखने को मिलती है, जिसमें आज की डेट में अगर आप लोग बात करें मालाबार एक्सरसाइज के बारे में, तो ये 1992 में स्टार्ट की गई थी और आज की डेट में इसमें इंडिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया, यूएसए आप लोगों को देखने को मिलेंगे। पहले ये इंडिया और यूएसए के बीच में हुआ करती थी, तो आज के लिए पूरा क्वाड ग्रुप इसके अंदर यहां पर आ गया है। तो ये इंपॉर्टेंट बात है। तो इनके द्वारा बात की जा रही है अफगानिस्तान के अंदर कैसे शांति बनाकर रखनी है। बोला गया अफगान सोइल मस्ट नॉट बी यूज्ड फॉर टेरर, यानी कि ये टेररिज्म यानी कि आतंकवाद फैलाने के लिए इसको यूज नहीं करना चाहिए अफगानिस्तान की मिट्टी को, वरना दिक्कतें देखने को मिलेगी, वरना 9/11 जैसे और सारे अटैक आप लोगों को होते हुए नजर आएंगे। तो कई सारी ऐसी बातें की गई है। इसी के साथ में प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब के द्वारा भी इसी के बारे में, मुद्दे के बारे में एक बात की गई है कि अगर आप लोग टेरर यानी कि ग्लोबल टेरर यानी कि आतंकवाद को अगर खत्म करना चाहते हैं तो आप लोगों को स्वामी विवेकानंद जी को फॉलो करना पड़ेगा। इनके द्वारा याद दिलाई गई 1893 की जो स्पीच थी 11 सितंबर की स्वामी विवेकानंद जी की, तो यहां पर 11 सितंबर की ही ये स्पीच इनके द्वारा याद दिलाई गई। और अभी यहां पर सितंबर के बारे में आप लोगों ने यहां पर देखी हरकतें यूएसए के अंदर में, तो इनके द्वारा बोला गया उस टाइम पर जो स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा जो स्पीच दी गई थी शिकागो के अंदर में, तो बेसिकली यहां पर एड्रेस किया गया था पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन इन शिकागो, ये 1893। तो उनके द्वारा जब बोला गया माय ब्रदर एंड सिस्टर, तो यहां पर पूरी पार्लियामेंट जो थी वो खड़ी होकर तालियों से गड़गड़ाहट बेसिकली फैल गई। वहां पर पहली बार किसी इंसान के द्वारा ऐसा कोई बोला गया था ब्रदर एंड सिस्टर। नॉर्मली वहां पर लेडीज एंड जेंटलमैन वर्ड यूज किया जाता था, ठीक है। तो यहां पर सर और मैम वगैरह ऐसे शब्द यूज किए जाते थे, पर लेकिन इनके द्वारा बोला गया यहां पर बेसिकली क्या, इनके द्वारा बोला गया ब्रदर एंड सिस्टर। तो एक अंदर से फीलिंग आती है जब आप लोग बोलते हैं ना कि इस तरीके से भाई, इस तरीके से बहन, ठीक है। तो कई सारे जब मेल आते हैं, आप लोग कई बार कमेंट में भी करते हैं कि भाई ऐसे समझ में नहीं आया, कुछ इस तरीके से आप लोग बोलते हैं, तो एक अलग ही फीलिंग आती है, ठीक है। तो यानी कि एक तरीके से यहां पर जब इस तरीके से बोला जाता है तो उसका ऐसा लगता है कि अपनापन है, कि अपना। कई सारे बच्चे मेल करते हैं कि सर आप मेरे बड़े भाई की तरीके से हो, कई सारे ऐसे बच्चे मेल करते हैं, ठीक है। तो उसमें एक अलग फीलिंग आती है, एक अलग कनेक्टिविटी आप लोगों को देखने को मिलती है। तो यहां पर इस तरीके की जो चीजें, मैंने बोलता ना कि एक इमोशनल हो गया था, मैंने मेल पढ़कर एक बच्चे के द्वारा मेल लिखा गया कि उनके फादर की डेथ हो गई और मदर जो है वो ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं, तो आप ही मेरे गाइड कर रहे हो, आप ही फादर फिगर। तो वो सारी चीजें यार एक अलग ही लेवल पर इंसान को अंदर से कनेक्ट करती हैं। तो शब्दों के अंदर ना पावर होती है, कैसे शब्द आप लोग यूज करें। किसी को गाली देकर 2 मिनट में आप लोग उसका भी मूड खराब कर सकते हैं, अपना भी मूड खराब कर सकते हैं, पर लेकिन शब्दों को अगर ढंग से यूटिलाइज किया जाए तो आप लोग किसी भी इंसान का मूड सुधार सकते हैं। इसीलिए आंसर लेखन की जो क्रिया अगर आप लोगों ने एक बार अंडरस्टैंड कर ली तो आप लोगों को कोई नहीं हरा सकता है, अगर ये प्रक्रिया आप लोगों ने समझ ली। बस देखिए, आंसर राइटिंग अगर एक बार आप लोगों को आ गई ना, तो फिर वहां पर आप लोगों को कोई चेहरा नहीं देखेगा, आप लोग दिखने में कैसे हैं, आप लोग कैसी कैरेक्टर है, क्या चीजें हैं, पर लेकिन आंसर राइटिंग के अंदर असलियत में आप लोग ढंग से चीजों को अंडरस्टैंड कर पाएंगे। तो इसलिए आंसर राइटिंग पर फोकस करो। कोई मेरे से पूछे कोई कि एक चीज ऐसी बताओ सिलेक्शन के लिए होनी चाहिए आप लोगों के पास में, बस तो मैं वो बोलूंगा वो है आंसर राइटिंग। आंसर राइटिंग की जितनी ज्यादा प्रैक्टिस कर सकते हैं वो करिए, क्योंकि ये कुछ ऐसी चीजें जब इंसान जो है ना, ये सारी चीजें तब समझ में आती है जब टाइम निकल जाता है, ठीक है। कई बार इसको इग्नोर करते रहते हैं आप लोग, पर लेकिन ये इग्नोर करने लायक चीज नहीं है, तो इसके बारे में याद रखिएगा। यूएसए के जो क्लाइमेट जो यहाँ पर इन्वॉय है, जिनका नाम है बेसिकली कैरी साहब, वो बोला जा रहा है कि इंडिया की विजिट पर यहाँ पर आने वाले हैं नेक्स्ट वीक में, तो उसी के बारे में बात की जा रही है। रीजन क्या है? रीजन यहाँ की 26 जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी होने वाली है जो ग्लासगो के अंदर नवंबर के महीने में यूके के अंदर में, तो उसमें कई सारी चीजें डिसाइड करने की कोशिश की जा रही है। इंपॉर्टेंट बात है, ये याद रखिएगा 175 गीगावाट का हमारा टारगेट है 2022 तक का, हमको ये पूरा करना है। इसी के साथ में अभी जो नेक्स्ट टारगेट हमारा आ गया है वो है 450 गीगावाट का, जो कि 2030 तक का हमारा टारगेट हो गया है। तो हम लोग जीरो एमिशन की ओर भी बढ़ते हुए हम लोग नजर आ रहे हैं, तो कई सारे ऐसे स्टेप उठाए जा रहे हैं, तो उसी के चलते यहां पर मिलकर कोशिश की जा रही है। कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी के बारे में ये पीपीटी मैंने आप लोगों को टेलीग्राम पर भी प्रोवाइड कराई थी, तो टेलीग्राम आप लोग जरूर ज्वाइन कर लीजिए। कोई भी दिक्कत होती है तो टेलीग्राम
पर मैं आप लोगों को चीजें शेयर कर देता हूं। तो सारी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी के बारे में मैंने आप लोगों को टेलीग्राम पर इंफॉर्मेशन भी दे दी थी। तो याद रखिएगा, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी पहली बर्लिन में हुई थी, फिर आगे चलकर तीसरी यहां पर हुई थी 1997 में। ये क्योटो प्रोटोकॉल आप लोगों को जापान में देखने को मिली, जहां से निकल कर आई, ठीक है। फिर यहां पर आगे चलकर याद रखिएगा, पहली कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी जो हुई थी न्यू दिल्ली के अंदर हुई थी, जिसको दिल्ली डिक्लेरेशन भी बोला जाता है। फिर पेरिस वाली हुई, जहां से आप लोगों को इंटरनेशनल सोलर अलायंस भी निकल कर आया, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो यहीं पर ये 2 डिग्री या फिर 1.5 डिग्री तक कंट्रोल करने की बात की गई और 100 बिलियन पैसा इकट्ठा करने की बात की गई, जो अमीर देश है उनके द्वारा गरीब देशों को पैसा यहां पर देना है। कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी यहां पर 24 देखने को मिली, यहां पर पोलैंड के अंदर में 25 देखने को मिली, स्पेन के अंदर में। 2020 में कोई भी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी सामने निकल कर नहीं है, इसीलिए कोविड-19 के चलते 2021 में अभी नई कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी आप लोगों को देखने को मिल रही है, ठीक है। तो बेसिक इंफॉर्मेशन है, कई बार क्वेश्चन बन जाते हैं, तो कंफ्यूज नहीं होना है। इसलिए नेक्स्ट जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी आ रही है उसके बारे में यहां पर बात की जा रही है, ताकि उसको चीजों को टैकल किया जा सके। ईपीएफओ के यहां पर जो ऑफिसर्स हैं उनके द्वारा मल्टी करोड़ का फ्रॉड किया गया, तो ऐसी हरकतें करना देखिए बिल्कुल भी लाजमी नहीं है। ये जो ऑर्गेनाइजेशन है जिसको बोलते हैं एम्प्लॉय फंड, एक एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन ईपीएफओ, जिसका एग्जाम भी अभी आप लोगों ने दिया। तो यहां पर ये बेसिकली लेबर फोर्स को किस तरीके टैकल करना है उनके लिए काम करती है, अगर देखा जाए नॉर्मल तरीके से। तो यहां पर अगर ऐसी हरकतों के इंसान पाए जाएंगे तो फिर कैसे काम चलेगा। हर जगह आप लोग कुछ ना कुछ करप्ट ऑफिसर देखने को मिलते हैं। मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर फैमिली से कम पढ़कर जाते हैं तो यार ये चीजें कम से कम मत कीजिएगा, ठीक है। कम से कम ये चीजें तो आप लोग मत करना, और कुछ करो चाहे ना, एक करप्शन मत कीजिएगा, क्योंकि करप्शन जब आप लोग करते हो ना तो ग्राउंड लेवल पर इंपैक्ट डालता है गरीब के ऊपर, ठीक है। तो ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा, क्योंकि आप लोग अगर किसी अथॉरिटी पर जा रहे हो तो आप लोगों को फैसिलिटी इतनी दी जाती है गवर्नमेंट के द्वारा कि आप लोग अपनी लाइफ को एंजॉय कर सको। आप लोग जब किसी के साथ में अपना को कंपेयर करने लगते हैं ना, तब आप लोग करप्शन करना स्टार्ट करते हैं। तो ये हरकतें जो है ये एथिकल नहीं है, इसलिए एथिक्स का पेपर डाला गया यूपीएससी के अंदर, ताकि इन चीजों से दूर रह सके। पर इंसान तो कुत्ते की पूंछ है, जब मौका मिलेगा वो इंसान ऐसी हरकतें करता हुआ नजर आता ही आता है, ठीक है। चलिए जो भी है, बाकी अगर बात करें, आप लोगों से पूछा जाए कि काजीरंगा नेशनल पार्क कहां पर है, तो आसाम के अंदर है। तो यहां पर एक सुनहरा एक व्यू दिखाया गया इसके बारे में, पर ये सुनहरा व्यू आप लोगों से नहीं पूछा है कोई। बेसिकली पूछ सकता है, काजीरंगा नेशनल पार्क जो है वो 1 हॉर्न राइनोज के लिए काफी फेमस है और वो आसाम के अंदर है, और ये पहले भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ठीक है। तो कंफ्यूज आना आप लोगों को नहीं है। आगे चलते हैं, यहां पर बेसिकली बात की जा रही है एडिबल ऑयल के बारे में, यानी कि वो ऑयल जो आप लोग खाने पीने के लिए यूज करते हैं उसको एडिबल ऑयल बोलते हैं। खासकर सरसों का तेल हो गया, ग्राउंड नट हो गया, ये सब चीजें, इनका जो तेल निकाला जाता है, तो काफी ज्यादा हम लोग बाहर से इंपोर्ट करते हैं, हमारी कंट्री में इतना अवेलेबल नहीं होता है, तो उसके ऊपर काफी लार्ज स्केल पर हमारी कंट्री के अंदर ड्यूटी लगाई जाती है। जब बाहर से वो तेल आता है तो काफी महंगा अब हो गया था, अभी बोला गया इसको घटाकर यहां पर 32.5% किया जाएगा। तो उसी के चलते आने वाले टाइम में एडिबल ऑयल जो है वो सस्ता होता हुआ नजर आएगा। ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये फूड मिनिस्ट्री बोल रही है, ठीक है, तो याद रख लेना। आगे चलते हैं, ये थोड़ा सा डिटेल में मैं आप लोगों से डिस्कस करूंगा वल्चर के बारे में। वल्चर को नॉर्मल तरीके से अगर कोई पूछे आप लोगों से, आप लोग इनको गिद्ध भी बोलते हैं, ठीक है। तो गिद्ध जो है यहां पर, इसके बारे में क्या हमारी कंट्री में कोई प्लान है, तो मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के द्वारा वल्चर एक्शन प्लान बनाया गया था 2025। इसके बारे में याद रखिएगा, ये बेसिकली कैसे कंजर्व करना है इसके ऊपर फोकस दिया गया, क्योंकि 1990 से लेकर अगर बात करें यहां पर काफी सारे वल्चर जो हैं वो 90% के करीब डिक्लाइन हो गए। और डिक्लाइन करने के लिए यहां पर यह है डाइक्लोफेनेक, ये एक पर्टिकुलर दवाई थी जो कि जानवरों को दी जाती थी जब उनको दर्द होता था, उनकी इन्फ्लेमेटरी ड्रग मानी जाती थी। 2004 में यहां पर एक काफी लार्ज स्केल पर इसके द्वारा मतलब 2004 में काफी लार्ज स्केल पर जब ये दवाई देखने को मिली, यूटिलाइजेशन पेन और जो कोई भी दिक्कत होती है जानवरों को दी जाती थी, और जब वो जानवर मर जाते थे, उनको कोई गिद्ध खाता था, तो इसकी वजह से 99% जो वल्चर की पॉपुलेशन है वो खत्म हो गई, यानी कि गिद्ध जो है वो मरना स्टार्ट हो गए। और धरती पे से जैसे जैसे गिद्ध जो है वो खत्म होना स्टार्ट हो गए, उसी तरीके से यहाँ पर धरती पर जो है बीमारियां बढ़ना स्टार्ट होने लगी। रीजन उसका यही है, जो नए नए वायरस आप लोगों को देखने को मिलते हैं, क्योंकि एक तरीके से सफाई कर्मचारी बोला जाता था धरती के गिद्ध को, क्योंकि वो जो भी गला सड़ा सामान जो होता था उसको खा जाते थे। पर लेकिन जब दवाई ऐसी आने लगी उनके अंदर, तो गिद्ध की संख्या खत्म होने लगी, इनको अटैक आने लगे गिद्ध के अंदर, बेसिकली इनकी कहानी खत्म होने लगी। 1990 से लेकर 2007 तक के क्रिटिकली इंडेंजर्ड कैटेगरी में आ गया, यानी कि खत्म होने वाले। तो अलग अलग गिद्ध यहां पर अगर बात करें इनके बारे में, कई सारी आप लोगों को स्पीसीज देखने को मिलेगी। जैसे यहां पर बात की जा रही है ओरिएंटल व्हाइट बैक, इसी के साथ में लॉन्ग बेल्ट एंड सिलेंडर बेल्ट जो वल्चर आप लोगों को देखने को मिलेंगे, तो इनकी संख्या काफी ज्यादा खत्म हो गई। तो यही है यहां पर आप लोगों को जो देखने को मिलता है, क्रिटिकली इंडेंजर्ड कैटेगरी में आ गई। इजिप्टियन वल्चर भी आप लोगों को देखने को मिलेंगे, 91% काफी सारे डिक्लाइन हो गए यहां पर क्रिटिकली इंडेंजर्ड में। तो मिनिस्ट्री ऑफ जो यहां पर जो हमारी कंट्री में जो बात करें मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेस्ट क्लाइमेट चेंज के द्वारा यहां पर एक्शन प्लान तैयार किया गया, ताकि चलते यहां पर एक तरीके से जो ये दवाई होती है, ठीक है, डाइक्लोफेनेक जो यहां पर ये यूज किया जा रहा है उसको बैन किया जाए, ठीक है। तो यहां पर ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया के द्वारा भी यहां पर इसको बैन करने की बात की गई, तब चीजें जाकर कंट्रोल हुई और तब जाकर चीजें थोड़ी सुधारना स्टार्ट हुई, वरना दिक्कतें काफी ज्यादा हो गई थी। इंटरनेशनल जो यहां पर सेव यानी कि सेविंग एशियन वल्चर फ्रॉम एक्सटिंक्ट, तो ये भी यहां पर एक स्टार्ट किया गया,
तो यहाँ पर कई सारे कंसोर्टियम इनके संघ बनाए गए लाइक माइंडेड पीपल के, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन भी साथ में आए मिलकर, इसी के साथ में कोऑर्डिनेट किया गया, कैंपेन चलाए गए ताकि इस चीज को रोका जा सके। ऑब्जेक्टिव यही था यहाँ पे ताकि गिद्ध को यहाँ पर मरने से रोका जा सके और यहाँ पर कहीं ना कहीं सेव किया जा सके पृथ्वी पर जो भी हरकतें हो रही हैं उसको। इसके चलते यहाँ पर कई सारी जैसे कि बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी, बर्ड कंजर्वेशन नेपाल, इसी के साथ में आरएसपीसी यूके यानी कि यूके की भी, और नेशनल ट्रस्ट ऑफ फॉर नेचर कंजर्वेशन नेपाल, इंटरनेशनल सेंटर फॉर बर्ड्स ऑफ प्रे यूके, जूलॉजिकल सोसाइटी ऑफ लंदन, तो कई सारी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन साथ में आई और इनके द्वारा ये सारे कैंपेन वगैरह सब कुछ चलाए गए ताकि यहाँ पर इन चीजों को कंट्रोल किया जा सके। व्हाई शुड वल्चर बी प्रोटेक्टेड, अगर ये आप लोगों से कोई पूछने लगे तो सबसे पहले तो आप लोगों को पता ही है यहाँ पर एक तरीके से क्लीन अप करने का काम करते हैं नेचर को, जो भी कोई गंदगी आती है, ठीक है। तो इसके चलते यहाँ पर एक तरीके से जो इनका लाइफ स्टाइल है वो एक तरीके से ऐसा ही है। तो इसके चलते यहाँ पर इंसानों का जो लाइफ स्टाइल है जब इनके ऊपर इंपैक्ट डालने लगा तो इन्वायरमेंट, नेचर और सोसाइटी के लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, डिजीज कंट्रोल करने का काफी ज्यादा काम करते हैं, तो इसके ऊपर कंट्रोल करके रखते हैं, तो इसलिए इनको प्रोटेक्ट करना काफी ज्यादा जरूरी हो जाता है। तो इंपॉर्टेंट है, अगर पूछने लगे यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज का वल्चर एक्शन प्लान कब से कब तक का है, तो 2020 से लेके 2025 तक का है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जा सकता है आप लोगों से, ठीक है। और ये दवाई का नाम जरूर याद रखिएगा जिसकी वजह से दिक्कतें देखने को मिली, ठीक है। इसी के चलते नीफा वायरस के बारे में वैसे दो तीन बार डिस्कस कर चुका हूं, फिर से यहां पर नीफा वायरस आ गया। चमगादड़ के बारे में याद रखिएगा, चमगादड़ इसका बेसिकली एक नेचुरल होस्ट है, ठीक है। और फर्स्ट टाइम यहां पर इसके केस जो थे वो रिपोर्ट किए गए थे मलेशिया और सिंगापुर के अंदर 1998 और 1999 में। हमारी कंट्री के अंदर ये काफी लार्ज स्केल पर केरला के अंदर, वेस्ट बंगाल के अंदर यहां पर रिपोर्ट किया गया 2007 में। इसी के साथ में अभी केरला के अंदर फिर से रिपीटेडली इसको रिपोर्ट किया जा रहा है। ये एक जूनोटिक बीमारी है। जूनोटिक बीमारी वो बीमारी होती है एक इंसान से दूसरे इंसान में फैलती है, तो इसलिए इन सब चीजों के ऊपर चेक एंड बैलेंस करना काफी ज्यादा जरूरी हो जाता है। तो कई बार ऐसी चीजें आप लोगों से पूछी जाती है, तो अभी यहां पर कई सारी दिक्कतें देखने को मिल रही है, तो उसी के चलते यहां पर ये बार बार न्यूज में आ रहा है, ठीक है। तो कोई कंफ्यूजन यहां पर नहीं होना चाहिए, अगर क्वेश्चन बन जाए तो आप लोग माइंड में रखिएगा क्लियर, ठीक है। तो क्या क्या देगा, सबसे पहले हम लोगों ने यहां पर बात की चीफ मिनिस्टर हटा दिए गए, तो आर्टिकल 164, आर्टिकल 164, 165, 75 और 76 आर्टिकल डिस्कस किए, याद रखना। इसी के साथ में बारिश हो रही है 77 साल में सबसे ज्यादा, तो आईएमडी के बारे में जाना। इसी के साथ में 9/11 अटैक के बारे में बात की गई, डिटेल में इसके बारे में हम लोगों ने समझा 9/11 अटैक क्या है, कहां से क्या क्या चीजें निकल के आई। नेक्स्ट हम लोगों ने यहां पर बात की केसेस जो बढ़ रहे हैं, तो कोर्ट के अंदर क्या क्या चीजें चल रही हैं, क्या क्या मुद्दे हैं इसकी वजह से बढ़ने के। नेक्स्ट हम लोगों ने यहां पर बात की यूएपीए के बारे में, तो इंपॉर्टेंट बन जाते हैं, यहां पर बेसिक इंफॉर्मेशन पता होनी चाहिए, डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाते हैं। एक पर्टिकुलर किताब के बारे में हम लोगों ने बात की। नेक्स्ट हम लोगों ने बात की आर्म फोर्स स्पेशल पावर एक्ट के बारे में, कहां से निकल कर आया, पूछ लिया जाएगा क्वेश्चन, आप लोग कंफ्यूज मत हो जाना। यहां पर एक पर्टिकुलर वायसराय का भी नाम दिया गया, तो हिस्ट्री का भी क्वेश्चन बन सकता है, इसके बारे में भी आइडिया रख सकते हैं। 2+2 डायलॉग क्या है, और यहां पर स्वामी विवेकानंद जी की स्पीच जो इसके बारे बहुत बार फ्रीक्वेंटली क्वेश्चन पूछ जाता है आप लोगों से अलग अलग एग्जाम में, तो ये भी आप लोग यहां पर याद रख सकते हैं। कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज के बारे में यहां पर जाना हम लोगों ने, कौन कौन सी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी और नेक्स्ट कहां पर होने वाली है, इंपॉर्टेंट है यहां पर। नेक्स्ट इसी के साथ में एक पर्टिकुलर जो नेशनल पार्क के बारे में जाना, कहां पर लोकेटेड है। नेक्स्ट यहां पर एडिबल ऑयल के बारे में इंफॉर्मेशन और वल्चर के बारे में इंफॉर्मेशन देखी बेसिकली काफी डिटेल में, ताकि कोई पूछ ले तो कंफ्यूजन न हो। इसी के साथ में नीफा वायरस के बारे में बेसिक इंफॉर्मेशन देखने को मिली। तो ये था आज का नन्ना सा मुन्ना सा प्यारा सा डिस्कशन। कैसा लगा लेक्चर जरूर बताना, और वीडियो को लाइक और डिसलाइक कर आप लोग यहां पर बता सकते हैं इसके बारे में। तो यहां पर लेक्चर को फिनिश करते हैं, यहां से जाकर पीडीएफ आप लोग डाउनलोड कर लेना। नेक्स्ट लेक्चर में मिलता हूं, तब तक अपना ध्यान रखिए। बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ एंजॉय करो यार। तब तक के लिए जय हिंद।